हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे अपने चैप्टर नंबर 4 को फिनिश कर लिया था और चैप्टर नंबर 4 को फिनिश करने के साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 4 से ही रिलेट एक प्रॉब्लम देखी थी, जहां हमने चैप्टर नंबर 1 से रिलेट भी उसको किया था और फिर सिंप्लेक्स मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पिछले लेक्चर तक हमारी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 में, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, कि हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहली ड्यूलिटी अर्थात द्वैतता या फिर द्वैती, और दूसरी है असाइनमेंट प्रॉब्लम, नियतन समस्याएं। एक प्रॉब्लम होती है ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन समस्याएं भी होती हैं, जो कि आपके सिलेबस में अभी है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सेम ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको हम एलपीपी से सॉल्व करते हैं, लेकिन अभी के लिए यूनिट 5 में आपके पास ड्यूलिटी द्वैती है और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है। सो स्टूडेंट्स, ड्यूलिटी है क्या, द्वैती होती क्या है? तो इन जनरली अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो जो द्वैती होती है वो हमारी एक दी गई जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है, उसी का ही एक मैं कहूँ एसोसिएट फॉर्म होती है, उसी से संबंध होती है। द्वैती दी गई एलपीपी से ही संबंध होती है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि द्वैती और हमारी दी गई समस्या जो होती है वो एक तरह से इस तरीके से रिलेट होती है कि अगर आप दी गई समस्या को हम नाम देते हैं आद्य समस्या, तो उससे रिलेट जो समस्या होती है वो भी एक एलपीपी ही होती है, तो उसको नाम दे देते हैं हम द्वैती। आखिर द्वैती वर्ड आया क्यों? एलपीपी पढ़ते समय द्वैती वर्ड आया क्यों? तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल में होता क्या है, कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनको सॉल्व कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में उस प्रॉब्लम को हम द्वैती से सॉल्व करते हैं। यानी कि द्वैती के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि द्वैती अगर किसी प्रॉब्लम की हमें निकालनी है, अर्थात ड्युअलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास में सबसे पहली चीज होती है कि व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन एलपीपी। यानी कि हमें सबसे पहले एक दी गई समस्या को मानक रूप में कन्वर्ट करना होता है, तब जाकर आप उसकी द्वैती फाइंड आउट करते हैं। अगर वो रूल्स आप फॉलो नहीं करते हैं मानक रूप में चेंज करने के लिए, तब तक द्वैती आप फाइंड आउट नहीं करते हैं। और द्वैती का मेन जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि अगर जिस प्रॉब्लम को आप एलपीपी जो दी गई है उसको इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी आप द्वैती बनाइए और द्वैती बनाकर आप आसानी से उसका सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही आपको द्वैती की यानी कि द्वैती समस्या यानी ड्युअलिटी प्रॉब्लम जो होगी उसका हल मिला, तो आपको दी गई प्राइमल प्रॉब्लम अर्थात आद्य समस्या का भी सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। और इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी अर्थात द्वैतता का सिद्धांत। और द्वैतता का सिद्धांत स्टूडेंट्स एलपीपी के सॉल्यूशन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स ड्युअलिटी के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि आखिर ड्युअलिटी कैसे तैयार की जाती है, क्योंकि एक बार दी गई एलपीपी से ड्युअलिटी तैयार हुई और फिर हम वही सिंप्लेक्स मेथड से आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं स्टूडेंट्स, तो ड्युअलिटी में सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि दी गई प्रॉब्लम हमारे पास में किस तरीके से होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इनको दो भागों में डिवाइड करता हूं कि एक प्रॉब्लम मैंने मान ली मिनिमाइजेशन की है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूं कि गिवन प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है। मिनिमाइजेशन ऑफ z इक्वल्स टू c1x1 प्लस के c2x2 प्लस के एंड सो ऑन c ऑफ n xn। ठीक है, ये क्या है? ये है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन। फिर हमारे पास में होते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध कौन कौन से होते हैं? a11 x1 प्लस के a12 x2 प्लस के एंड सो ऑन a1n xn। ठीक है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b1
a21 x1 प्लस के a22 x2 प्लस एंड सो ऑन a of 2n xn ग्रेटर देन इक्वल टू b2 एंड सो ऑन a of m1 x1 प्लस के a of m2 x2 प्लस a of mn xn greater than equals to b of m. And non-negative restriction is ऋणोत्तर प्रतिबंध x1 x2 and so on xn is greater than equals to 0. तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर मेरे पास में कोई मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम दी गई है और मुझे इसकी ड्युअलिटी फाइंड आउट करनी है, तो ये प्रॉब्लम को अगर मैं बेसिकली लिखता हूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, मिनिमम ऑफ z इक्वल्स टू सी एक्स एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट इज a of x is greater than equals to b and x all greater than equals to 0. इस तरीके से अब स्टूडेंट्स मुझे इस प्रॉब्लम की द्वैती फाइंड आउट करनी है, तो देखिएगा कि द्वैती किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। एक और बात है स्टूडेंट्स, आपके बुक में मेंशन किया हुआ है कि सिमेट्रिक प्रॉब्लम और अनसिमेट्रिक प्रॉब्लम। तो सिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम और अनसिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम का जो मीनिंग है वो यही है कि सिमेट्रिक प्रॉब्लम में जितने भी आपके पास में वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल में ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन होगा, उन वेरिएबल्स में नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दिखता है, जबकि अनसिमेट्रिक में कुछ चर ऐसे भी होंगे जहां आपको ये जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होते हैं, अर्थात अप्रतिबंधित होते हैं। यानी कि जो इतने मतलब कुछ चर ऐसे भी उसमें दिए गए होते हैं जो कि ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन से क्या होते हैं, प्रतिबंध रहित होते हैं, अप्रतिबंधित होते हैं। यानी कि वहां आपके पास में वो वैल्यू लेस देन 0 भी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की ड्युअलिटी के लिए सबसे पहले बात आती है कि दी गई प्रॉब्लम को कैसे ड्यूल प्रॉब्लम में हम कन्वर्ट करें। तो ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास में है प्राइमल प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्राइमल प्रॉब्लम अर्थात आद्य समस्या। अब ये अगर आद्य समस्या है तो इसको मैंने डिनोट कर दिया z ऑफ p से, यानी कि दिस इज zp, यानी कि दिस इज प्राइमल प्रॉब्लम। सो नाउ मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी ड्युअलिटी। सो व्हाट विल बी ड्यूल प्रॉब्लम, ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, यानी कि मुझे चाहिए अब ZD ड्यूल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी मैं किसी दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा होता हूं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अगर प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, अगर प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है अर्थात उद्देश्य फलन मिनिमाइजेशन का है, तो ड्यूल प्रॉब्लम हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन का। ड्यूल प्रॉब्लम में जो उद्देश्य फलन होगा वो हो जाएगा मैक्सिमाइजेशन का। एंड सिमिलरली अगर ड्यूल प्रॉब्लम मैक्सिमम की है तो ऑब्वियस है प्राइमल प्रॉब्लम कैसी होगी, मिनिमाइजेशन की। यानी कि अगर मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगी और ऑब्वियस है ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम होगी। सिमिलरली अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमम की है तो ड्यूल प्रॉब्लम मिनिमम की होगी, और अगर ड्यूल प्रॉब्लम मिनिमम की है तो ये मैक्सिमम की होगी। ठीक है, एक चीज और है कि प्राइमल प्रॉब्लम में जो अपने पास में कॉस्ट होती है, प्राइमल प्रॉब्लम में जो अपने पास में कॉस्ट या फिर प्राइस जो वेक्टर होता है मूल्य सदिश, वो मूल्य सदिश किस तरीके से डिफाइन होता है, ये मूल्य सदिश अगर प्राइमल प्रॉब्लम में C है तो अब ड्यूल प्रॉब्लम में ये जो मूल्य सदिश है वो हो जाता है B ट्रांसपोज, अर्थात जो आवश्यकता सदिश है प्राइमल प्रॉब्लम का अब वो ड्यूल प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, मूल्य सदिश, प्राइस वेक्टर। और यदि ये प्राइस वेक्टर है ड्यूल प्रॉब्लम का तो C क्या होता है, प्राइमल प्रॉब्लम का प्राइस वेक्टर। सिमिलरली अगर प्राइमल प्रॉब्लम में B आवश्यकता सदिश है, B अगर एक आवश्यकता सदिश है तो वो ड्यूल प्रॉब्लम में हो जाता है क्या,
आवश्यकता सदिश क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान से देखिएगा कि अगर आवश्यकता सदिश प्राइमल प्रॉब्लम का बी है तो ड्यूल प्रॉब्लम का आवश्यकता सदिश हो जाता है सी ट्रांसपोज, और अगर सी ट्रांसपोज ड्यूल प्रॉब्लम का आवश्यकता सदिश है तो प्राइमल प्रॉब्लम का बी है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर मैं कुछ पॉइंट और है उनको मैं पहले इससे दिखा दूं आपको कि ZD जो है ड्यूल प्रॉब्लम निकाल रहा हूं मैं इस प्रॉब्लम की। तो इस प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम निकालने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, सो दिस कन्वर्ट इनटू मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ Z इज इक्वल टू जो प्राइमल प्रॉब्लम का प्राइस वेक्टर C है, अब ड्यूल प्रॉब्लम का प्राइस वेक्टर क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज, यानी कि ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। और B ट्रांसपोज है तो अगर यहां X है तो मैं इनके वेरिएबल को चेंज कर देता हूं W से। ठीक है, W या फिर बाय, जो भी आपकी इच्छा हो, Y से करना हो तो Y से कर दो, W से करना हो तो W से कर दो। तो देखिएगा जहां प्राइमल प्रॉब्लम में C प्राइस वेक्टर था, अब वो ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइस वेक्टर क्या हो गया, इसके आवश्यकता सदिश का ट्रांसपोज, परिवर्त। ट्रांसपोज क्या होता है वो आप जानते हैं। और फिर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स में स्टूडेंट्स जो प्राइमल प्रॉब्लम का गुणांक मैट्रिक्स होती है A, वो ड्यूल प्रॉब्लम में हो जाती है A ट्रांसपोज। ध्यान से देखते हुए चलना स्टूडेंट्स, प्राइमल प्रॉब्लम की जो गुणांक मैट्रिक्स होती है A, वो अब ड्यूल प्रॉब्लम की हो जाती है A ट्रांसपोज। और सेम इधर, यानी कि अब जो ये मेरे पास में A है वो कन्वर्ट हो जाता है A ट्रांसपोज में। X की जगह कौन से वेरिएबल हम अब काम में ले रहे हैं, W। और स्टूडेंट्स जो साइन यहाँ लेस देन इक्वल टू का है वो साइन यहाँ हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू में, और जो साइन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू का है प्राइमल प्रॉब्लम में वो हो जाता है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखिएगा कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था तो अब वो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। और मैंने कहा था कि जो इसका आवश्यकता सदिश है, अब आवश्यकता सदिश ड्यूल प्रॉब्लम का क्या हो जाता है, जो इसका प्राइस वेक्टर है उसका ट्रांसपोज, B का C ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, इस मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइज किया, ZD लिखा, और इस C की जगह मैंने लिख दिया इस B ट्रांसपोज को, और इस B की जगह लिख दिया C ट्रांसपोज को। साइन चेंज कर दिए, X वेरिएबल चेंज कर दिया, और इस A की जगह क्या लिख दिया, A ट्रांसपोज। और इस तरीके से एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन इज W इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाती है इस दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम, जिसको अब देखिए किस तरीके से लिख सकता हूं, मैक्सिमम ऑफ ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, यानी कि B1 W1 प्लस के B2 W2 प्लस एंड सो ऑन BM WM। ठीक है, एंड सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स A ट्रांसपोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं तो C क्या होता है, यहाँ पे C होता है C1 C2 अप टू C ऑफ N। B क्या था, B1 B2 अप टू BM। तो देखिए B को ट्रांसपोज करके लिखा, तो B को ट्रांसपोज करके किस तरीके से लिख दूंगा मैं, B का ट्रांसपोज। देखिए इस B का ट्रांसपोज क्या होता है, B1 B2 अप टू BM, और W क्या है, W1 W2 अप टू WM। ठीक है, इसी तरह A क्या होता है, A होती है
A11 A12 अप टू A1n, A21 A22 अप टू A2n और AM1 AM2 अप टू A ऑफ Mn, यानी कि M क्रॉस N की मैट्रिक्स होती है ये। तो अब ये क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज इज A11 A21 एंड सो ऑन, AM1 A12 A22 up to A of M2 and so on, A1n A2n and so on, A of Mn। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ देखिएगा, A1n A2n एंड Amn, और ये क्या हुआ A11 A21 A of M1। कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या हो गई, n क्रॉस m की, यानी कि n इक्वेशन हुई। इसको क्योंकि मैंने ये रो थी, इसको रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तो रो कॉलम में चेंज होते ही मेरे पास में ये वेरी कर गया A1n तक, n क्रॉस m की। इसका मतलब अगर प्राइमल प्रॉब्लम m क्रॉस n ऑर्डर की है तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम n क्रॉस m की हो जाती है। सो दिस इज A ट्रांसपोज इनटू W। W इज W1 W2 अप टू Wm एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू C ट्रांसपोज, क्योंकि C क्या है, रो, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉलम, C1 C2 अप टू C ऑफ n। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब आप ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहां पे मैंने देखा कि प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं C1 से Cn यानी कि xn, यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो हैं n, जबकि इसकी ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने बने, स्मॉल m। तो जब प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स n थे तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो गए m, और जब प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी थी, यहां पे देखिए 1 2 अप टू m, यानी कि m इक्वेशन थी, तो यानी कि जब प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इक्वेशन m थी तो वो ड्यूल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बन गई, अब 1 से n, यानी कि C1 C2 अप टू Cn, यानी कि नंबर ऑफ इक्वेशन हो गई अब स्मॉल n। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो होते हैं, प्राइमल प्रॉब्लम में नंबर ऑफ वेरिएबल्स अर्थात चरों की संख्या ड्यूल प्रॉब्लम में समीकरणों की संख्या के बराबर होती है। प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या ड्यूल प्रॉब्लम में समीकरणों की अर्थात प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है, जबकि प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या ड्यूल प्रॉब्लम में चरों की संख्या के बराबर होती है। ये चीज समझ में आई क्यों, क्योंकि यहां पे जो ये b था उसमें कितने अवयव थे, स्मॉल m अवयव अगर b में थे, यानी कि ये नंबर ऑफ इक्वेशंस को डिनोट कर रहा था, नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन को डिनोट कर रहा था m, तो अब ये b जो है वो ड्यूल प्रॉब्लम में कहां पहुंच गया, किसके साथ, उद्देश्य फलन के साथ, यानी कि अब जो वेरिएबल है जो यहाँ पे प्रतिबंध m थे, अब वो B ट्रांसपोज में यहाँ ड्यूल के लिए पहुंच गए हैं उद्देश्य फलन में, यानी कि वहां उन्होंने डिनोट कर दिया चरों की संख्या को। तो यहाँ प्रतिबंधों की संख्या यहाँ पे चरों की संख्या हो जाती है, और जो यहाँ पे C था जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स को डिनोट कर रहा था, कॉस्ट को, तो C यानी कि n अवयव इसमें थे, तो n घटक अगर इसमें थे तो वो n घटक अब पहुंच गए इसके प्रतिबंधों में C ट्रांसपोज में, तो ऑब्वियस है इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इसके नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन अर्थात प्रतिबंधों की संख्या के बराबर हो जाते हैं। तो देखिए B यहां से यहां पहुंच गया B ट्रांसपोज के साथ, C यहां से यहां पहुंच गया C ट्रांसपोज के साथ। इस वजह से प्राइमल प्रॉब्लम में चरों की संख्या ड्यूल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या हो गई,
और प्राइमल प्रॉब्लम में प्रतिबंधों की संख्या ड्यूल प्रॉब्लम में चरों की संख्या के बराबर हो जाती है। इस तरीके से जो गुणांक मैट्रिक्स होता है उसका ऑर्डर जो यहाँ m क्रॉस n था, यानी कि m पंक्ति n स्तंभ, वो अब यहाँ पे हो गया n क्रॉस m, n पंक्ति यानी कि n समीकरण और m स्तंभ अर्थात m चर। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये ड्यूल प्रॉब्लम तैयार की जाती है, जहां पे अगर मेरे पास में ये मिनिमाइजेशन की जगह मैक्सिमाइजेशन की होती प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये मिनिमाइजेशन की हो जाती। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर इनके रूल्स कौन कौन से हैं। कि सबसे पहले जो हमारे पास में दी गई प्रॉब्लम होगी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होने वाला है, क्योंकि जब तक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब तक दी गई प्राइमल प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, उससे पहले आप ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब वो विशेषताएं कौन कौन सी हैं प्राइमल प्रॉब्लम के स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए, वो हम देखते हैं। और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जिसमें मैंने बताया मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन। सी जो है यानी कि जो प्राइमल प्रॉब्लम का कॉस्ट है वो ड्यूल प्रॉब्लम में क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी ट्रांसपोज में, अर्थात आवश्यकता सदिश के ट्रांसपोज में। और जो प्राइमल प्रॉब्लम का आवश्यकता सदिश है वो ड्यूल प्रॉब्लम में प्राइमल प्रॉब्लम के मूल्य सदिश के ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। सेम यहाँ गुणांक मैट्रिक्स ए है तो वो ड्यूल प्रॉब्लम में ए ट्रांसपोज हो जाती है। और लेस देन इक्वल टू का चिन्ह ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू में, एम क्रॉस एन किया तो एन क्रॉस एम में, एन समीकरण एम किसमें, प्रतिबंध में, और m प्रतिबंध n समीकरणों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इन सब ड्यूल को फाइंड आउट करने से पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसको तो ऑब्वियस है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा है। तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो पढ़ते हैं हम। तो पहला रूल ये है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म का, ध्यान से सुनना। स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई किसी भी एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि अगर दी गई प्रॉब्लम में यानी कि प्राइमल प्रॉब्लम में जो उद्देश्य फलन है वो अगर मिनिमाइजेशन का है अर्थात न्यूनतमीकरण का है, तो इसके प्रतिबंध में जो चिन्ह है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे लेके चला हूं। दोबारा से सुनना कि अगर उद्देश्य फलन प्राइमल प्रॉब्लम में अगर उद्देश्य फलन मिनिमाइजेशन का है तो प्रतिबंधों में चिन्ह जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का होना चाहिए। और अगर प्राइमल प्रॉब्लम में उद्देश्य फलन मैक्सिमाइजेशन का है तो प्रतिबंध में जो चिन्ह है वो लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने ये दोनों साइन को इस तरीके से लिखा है, क्योंकि यहाँ मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी तो ऑल प्रतिबंध जो है ऑल रेस्ट्रिक्शंस में ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास में प्राइमल प्रॉब्लम में सपोज कोई सा भी प्रतिबंध इस तरीके से है जहां पे लेस देन इक्वल टू का साइन है और प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, तो ऐसी कंडीशन में इसको ग्रेटर देन इक्वल टू का करना पड़ेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब दोनों तरफ माइनस से गुना करना पड़ेगा और माइनस से गुना करते ही ये जो आवश्यकता सदिश है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम सिंप्लेक्स मेथड में बात कर रहे थे पहले कि उसका आवश्यकता सदिश नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे अब फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे हमको केवल और केवल मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू के चिन्हों को ही प्रायोरिटी देनी है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स दूसरा रूल ये आता है कि यहाँ आवश्यकता सदिश के घटक ऋणात्मक भी हो सकते हैं। तो आवश्यकता सदिश पर यहाँ किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि बी के सभी घटक पॉजिटिव ही हों। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स और भी रूल्स जैसे कि इसमें दे रखा है अनसिमेट्रिक ड्यूल प्रॉब्लम, जिसको मैं आपको बता चुका हूं। वहां पे आप सिर्फ ये देखते हैं कि जो जितने भी वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनमें से कोई भी चर जो है वो अनरेस्ट्रिक्टेड होता है, अप्रतिबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स ये हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। एक दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम उसको ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। सो
चलिए अब वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं, और वर्किंग प्रोसीजर में हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि किस तरीके से एक प्राइमल प्रॉब्लम को ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी चलिए देखते हुए चलेंगे। हमारे पास में जो भी प्रॉब्लम होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, बाकी अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है प्राइमल प्रॉब्लम में। तो एग्जाम्पल नंबर अपना फर्स्ट ही देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिए, प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, और प्रतिबंध में देखिएगा आप सभी साइन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू के है, यानी कि एक कंडीशन जो मानक रूप की है वो यहाँ पे फुलफिल हो रही ही है। तो देखिएगा प्रॉब्लम जो है प्राइमल प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो ये है, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है। z इज इक्वल टू 2x1 5x2 प्लस के 6x3 है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स जो प्रतिबंध है वो है 5x1 प्लस के 6x2 माइनस के x3 इज लेस देन इक्वल टू 3, माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस के 4x3 लेस देन इक्वल टू 4, एंड x1 प्लस के 5x2 प्लस के 3x3 लेस देन इक्वल टू 1, एंड माइनस 3x1 माइनस के 3x2 प्लस के 7x3 इज लेस देन इक्वल टू 6, एंड ऑल x1 x2 और x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में एक प्रॉब्लम दी गई है, और इस प्रॉब्लम को स्टूडेंट्स मुझे ड्यूल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो चलिए वर्किंग प्रोसीजर के रूल्स भी देखते हुए चलेंगे। तो ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले तो देखिए ड्यूल प्रॉब्लम हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या पहले ये मानक रूप में है या फिर नहीं। तो मानक रूप में ये कहती है कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि प्रतिबंधों का साइन लेस देन इक्वल टू का होना चाहिए, जो है या फिर नहीं। तो देखिए प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है और दिए गए सभी प्रतिबंध लेस देन इक्वल टू के साइन के साथ में है, तो यस एक जो रूल है वो सेटिस्फाई होता है। अब देखिए और भी रूल्स देख लेते हैं। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स कि कुछ प्रतिबंध जो हैं वो इक्वल टू में दे दिए जाते हैं, जैसे कि माना कि मेरे पास में ये 5x1 प्लस के 6x2 माइनस के x3 इज इक्वल टू 3 इक्वल टू फॉर्म में दे दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना दूसरा वर्किंग प्रोसीजर का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है, हालांकि यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जो वर्किंग प्रोसीजर है उसमें रूल्स हैं, उनको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मेरे पास में ये प्रतिबंध इक्वल टू में दिया गया है तो हम इस प्रतिबंध को जानते हैं, दो भागों में तोड़ लेते हैं। कैसे? 5x1 प्लस के 6x2 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा 5x1 प्लस के 6x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स इक्वल टू को हम ग्रेटर देन और लेस देन दोनों में ही तोड़ते हैं। अब देखिए अगर मेरे पास में इस तरीके का कोई प्रतिबंध दिया गया है तो सबसे पहले मानक रूप में कन्वर्ट करने के लिए उसको दो फॉर्म में तोड़ लेते हैं। अब दी गई जो उद्देश्य फलन में कंडीशन है कि वो मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है, उसके अकॉर्डिंग हम इनका साइन चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगर जैसे कि ये मैक्सिमम का दिया है तो मैक्सिमम के लिए लेस देन इक्वल टू का साइन, यानी कि ये तो ठीक है लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको माइनस से गुना कर देते हैं और लेस देन इक्वल टू कर देते हैं सभी को, माइनस और माइनस। तो देखिए हो गया कन्वर्ट, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। समझ में आई बात कि अगर इक्वल टू दे रखी है तो सबसे पहले तो उसको जो दो पार्ट होते हैं उसमें तोड़िए और फिर गिवन कंडीशन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इसको लेस देन या फिर ग्रेटर देन जो भी है उसमें कन्वर्ट कीजिए। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है, अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो उस केस में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन।
तो हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए। तो देखिए ये प्रतिबंध तो सही है उसके लिए, लेकिन ये गलत है। तो अब इसको ग्रेटर, तो यहाँ पे इसको ग्रेटर देन कर देते हैं और वही माइनस साइन से गुना। तो एक रूल ये भी है कि अगर आपके पास में इक्वल टू का साइन दे रखा है तो आप इस तरीके से अकॉर्डिंग टू गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन साइन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब देखिए ये कंडीशन सब कुछ फुलफिल है कि लेस देन है, लेस देन, सभी लेस देन है। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ, सी लिख लेता हूँ। सी क्या है? सी है अपना 2 5 6, 2 5 और 6। बी कितना है? बी है अपना 3 4 1 6, 3 4 1 और 6। ठीक है। ए कितना है? गुणांक मैट्रिक्स ए कितनी है? 5 -2 1 -3 6 1 5 -3 एंड -1 4 3 7। ठीक है, ये क्या है? ए। और ए का ऑर्डर क्या है? 4 पंक्ति 3 स्तंभ, 4 क्रॉस 3, यानी कि 4 इक्वेशन है, 4 प्रतिबंध है और 3 वेरिएबल्स हैं। तो अब इसकी ड्यूल फाइंड आउट करते हैं। और ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स? इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? ड्यूल प्रॉब्लम हो जाती है इसकी, देखिए कंडीशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है तो ये हो जाएगा मिनिमाइजेशन। z ऑफ d इज इक्वल टू क्या होती है? b ट्रांसपोज इनटू w। तो b ट्रांसपोज क्या होगा? ये b है तो b ट्रांसपोज क्या होता है? b ट्रांसपोज हो जाएगा 3 4 1 6। तो b ट्रांसपोज हो जाएगा 3 4 1 6 एंड w, क्योंकि ये 4 है तो w1 w2 w3 एंड w4। तो देखिए मिनिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 3w1 प्लस के 4w2 प्लस के w3 प्लस के 6w4। तो देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे और नंबर ऑफ प्रतिबंध 4 थे। अब ड्यूल प्रॉब्लम में वो नंबर ऑफ जो वेरिएबल हैं वो किसके बराबर होते हैं? प्राइमल प्रॉब्लम के प्रतिबंधों की संख्या के बराबर। तो देखिए हो गए 1 2 3 4। ठीक है, नाउ दूसरी चीज क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। वो क्या होता है? ए ट्रांसपोज और डब्ल्यू। ए ट्रांसपोज और डब्ल्यू, क्योंकि मिनिमाइजेशन है तो मिनिमाइजेशन के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू इनटू सी ट्रांसपोज। तो देखिए साइन भी चेंज हो गया मिनिमाइजेशन का अकॉर्डिंग ग्रेटर देन का। और सी ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज क्या होगा? ए ट्रांसपोज परिवर्त, पंक्तियों को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 -2 1 -3 6 1 5 -3 एंड -1 4 3 7। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। ठीक है, इनटू w, w1 w2 w3 w4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज। क्योंकि सी ये है तो सी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 2 5 एंड 6। तो यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ में, यानी कि 5w1 -2w2 प्लस के w3 माइनस के 3w4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसको इसके साथ में, यानी कि 6w1 प्लस के w2 प्लस के 5w3 माइनस के 3w4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड थर्ड -w1 प्लस के 4w2 प्लस के 3w3 प्लस के 7w4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये देख लिया। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रतिबंध कितने हैं? 3। और मैंने कहा था कि इन प्रतिबंधों की संख्या प्राइमल प्रॉब्लम के चरों की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे चर 3 है तो यहाँ प्रतिबंध 3 है, और यहाँ प्रतिबंध 4 है तो यहाँ चर कितने हैं? 4। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स एंड w1 w2 w3 w4 ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये दी गई प्राइमल प्रॉब्लम की ये कहलाती है ड्यूल प्रॉब्लम, अर्थात
अद्वितीय समस्या। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि सबसे पहले तो प्राइमल प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ZD B ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज W ग्रेटर देन इक्वल टू C ट्रांसपोज। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका B इसके उद्देश्य फलन में चला जाता है ट्रांसपोज के साथ, और इसका C इसके प्रतिबंधों में ट्रांसपोज के साथ चला जाता है, और A जो है वो A ट्रांसपोज में कन्वर्ट हो जाता है, और वेरिएबल्स को चेंज कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स यहाँ पे 3 हैं और वो यहाँ पे 4 होते हैं, इस वजह से उनकी जो आइडेंटिटी है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये ड्यूल प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि किस तरीके से प्राइमर प्रॉब्लम की ड्यूल हम तैयार करते हैं। बाकी आपको रूल्स के शायद नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जैसा भी पॉसिबल हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच।